तो मान लो इस तरह का सिचुएशन दिया हुआ है और पुली जो है वो आइडियल है, ठीक है ना। पुली जो है वो आइडियल है, आइडियल का मतलब मासलेस है और स्मूथ है। ब्लॉक इस तरह से दिया हुआ है, बोला जाए कि टाइम पीरियड कैलकुलेट करो। तो क्या किया जाता है, सबसे पहले स्टेप 1, ठीक है ना। क्या होता है स्टेप 1, आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखनी है। तो इक्विलिब्रियम के समय पे हम कह सकते हैं ये ब्लॉक है हमारा, उस पे नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा टेंशन T। मैं मान लेता हूं कि ऊपर लग रहा है टेंशन T, और ऑब्वियसली स्प्रिंग कुछ एक्सटेंशन होगा स्प्रिंग के अंदर। मैं मान लेता हूं कि स्प्रिंग में एक्सटेंशन x नॉट था, तो इक्विलिब्रियम पर एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज x नॉट, ठीक है ना। अच्छा, T इक्वल होना चाहिए किसके, mg के। और आप क्या देख सकते हो, अगर यहाँ पे T लग रहा है तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा, यहाँ पे ऑब्वियसली 2T लग रहा होगा, है कि नहीं। यहाँ पे लग रहा होगा 2T। तो अब हम लिख सकते हैं कि स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन है इस समय पे, यानी कि k इंटू एक्स नॉट, ये इक्वल होना चाहिए 2T के, या ऐसे मैं कह सकता हूँ 2mg। तो ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई और ये है इक्विलिब्रियम कंडीशन। स्टेप 2 होता था आपका कि आप स्लाइटली डिस्प्लेस करो अपनी ऑब्जेक्ट को। तो मैं मान लेता हूँ कि मैंने ब्लॉक को नीचे x से डिस्प्लेस किया है। अगर आपने ब्लॉक को नीचे x से डिस्प्लेस किया है तो क्या होगा, स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन फिर आएगा। अगर ये x से नीचे गया है तो स्प्रिंग एक्सटेंड होगी कितने से, x/2 से। ये हमें स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से समझ आता है, ठीक है ना। तो टेंशन कुछ बदल जाएगा, मैं मान लेता हूँ टेंशन हो जाएगा T डैश। तो ब्लॉक का अगर एफपीडी बनाए तो mg नीचे लग रहा होगा, T डैश ऊपर लग रहा होगा। तो नेट रीस्टोरिंग फोर्स जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, T डैश माइनस mg, आएगी कि नहीं। अच्छा, यहाँ T डैश है तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2T डैश। अब मैं कह सकता हूँ 2T डैश ये इक्वल होना चाहिए स्प्रिंग का फोर्स। स्प्रिंग में x नॉट पहले से एक्सटेंशन था और x/2 एक नया एक्सटेंशन आया है, कह सकते हैं। अच्छा, रिस्टोरिंग फोर्स को आप kx के इक्वल करते हो, T डैश की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से मिलेगा kx0/2 प्लस kx/4 माइनस mg, ये होना चाहिए kx। अब हम देख सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, है कि नहीं। और सिंपली आपको मिल जाएगा स्मॉल k की वैल्यू कैपिटल K/4, ठीक है ना। इसका मीनिंग पता है क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि इस सिस्टम को मैं बेसिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता था कि एक स्प्रिंग होती और एक ब्लॉक होता। तो बेसिकली k इक्वलेंट जो निकला है हमारा वो k/4 निकला है। यानी अगर आप k/4 स्प्रिंग कांस्टेंट की स्प्रिंग लेते तो सेम टाइम पीरियड आता ऑसिलेशन का। अब टाइम पीरियड निकालना है तो स्टेप 3, सीधे से टाइम पीरियड होता है 2π√m/k इक्वलेंट। तो टाइम पीरियड मिल जाएगा हमें 2π√4m/k। किसी को कोई डाउट इस मेथड में। तो यह है आपका पहला मेथड जो है फंडामेंटल फोर्स मेथड, यानी बेसिक से एकदम हमने सॉल्व किया है। कोई डाउट नहीं किसी को। एक क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करो, चलो बताओ। अब जैसे मैंने 2 स्प्रिंग ले ली हैं एक ही डायग्राम में और आपको इसका टाइम पीरियड बताना है। ठीक है ना। बेसिकली मैंने क्या किया है, स्टेप 1 में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे चीजें लिखी हैं। T इक्वल होना चाहिए mg के। यहाँ अगर मैंने स्ट्रिंग में T माना तो इस स्प्रिंग में T टेंशन और ऊपर 2T टेंशन। अब इक्विलिब्रियम पर दोनों स्प्रिंग्स में कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होगा। मैं मान लेता हूं कि x1 ये है एक्सटेंशन, इसे अगर स्प्रिंग 1 कह दें और इसे अगर हम स्प्रिंग 2 कह दें
तो एक्सटेंशन इन S1 एट इक्विलिब्रियम है, और X2 ये है एक्सटेंशन इन स्प्रिंग 2 एट इक्विलिब्रियम। समझ आ रही है बात? तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं T ये होना चाहिए KX1, ठीक है ना। और मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं 2T ये होना चाहिए KX2। सिंपल है। यहां से आपको एक रेशियो निकालना होता है हमेशा x1 बाय x2 का, तो वो रेशियो मुझे मिला 1/2, यानी दोनों स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन है उसका रेशियो 1/2 है। अब मेन चीज आ जाती है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की, जहां आपको दिमाग लगाना पड़ता है। स्टेप 2 में आप क्या करोगे, स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे अपने ब्लॉक को। तो मान लो कि मैंने इसे नीचे x से डिस्प्लेस किया, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि स्प्रिंग 1 कितनी लेंथ से एक्सटेंड हुई होगी, कितनी लेंथ से खिंच जाएगी वो? बताओ। मैं बोल रहा हूं कि अगर ब्लॉक नीचे x से गया तो स्प्रिंग 1 कितने से खिंची होगी? तो x इसका आंसर नहीं होता, बिल्कुल गलत है अगर आप x बोलते हो तो। क्यों? फिर तो आप ये कह रहे हो कि इसमें जो एक्सटेंशन था उसी वजह से ब्लॉक नीचे गया। नहीं, ये स्प्रिंग भी तो खिंची है, जिसकी वजह से पुली भी तो नीचे आई है, उसकी वजह से भी तो ब्लॉक नीचे गया है। समझ आ रही है बात? तो आप ऐसा सोच के देखो कि अगर मैं बोलूं कि x1 डैश ये है फर्दर एक्सटेंशन इन S1, और x2 डैश ये है फर्दर एक्सटेंशन इन S2। समझ आया? x1 डैश किसमें है, इन S1, और x2 डैश है किसमें, S2। तो ऐसा सोच सकते हैं कि दोनों के कंट्रीब्यूशन से ब्लॉक नीचे आया है। अब ऐसा मुझे बताओ कि ऊपर वाली स्प्रिंग यानी S2 अगर x2 से नीचे जाती है तो ब्लॉक कितने से नीचे जाएगा? सिर्फ अगर S2 की बात करें, S1 को भूल जाओ, सिर्फ अगर S2 नीचे जाता x2 से तो ब्लॉक नीचे कितने से जाता? 2x2 से। समझ आई बात? यानी 2x2 डैश ये तो हो गई, प्लस अगर सिर्फ S1 होता और वो एक्सटेंड होता x1 डैश से तो ब्लॉक कितना नीचे जाता? x1 डैश से, क्योंकि वो तो सीधे सीधे कनेक्टेड है, आप देख सकते हो, है कि नहीं। प्लस x1 डैश ये मिलके होना चाहिए x। बेसिकली ब्लॉक जो नीचे गया है x, उसमें दोनों चीजों का कंट्रीब्यूशन है, स्प्रिंग 1 का भी, स्प्रिंग 2 का भी। स्प्रिंग 1 अगर x से खिंचती है तो ब्लॉक नीचे x से जाता है, स्प्रिंग 2 अगर x से खिंचती है तो ब्लॉक नीचे 2x से जाता है। बात समझ आ रही है? तो ये मैंने रिलेशन लिखी है। अब जो रेशियो x1 बाय x2 का है वही रेशियो x1 डैश बाय x2 डैश का भी है, ठीक है ना। ये हम समझ सकते हैं लॉजिकली एकदम। तो उसकी वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा, तो मुझे मिलेगा 2 इंटू x2 डैश को मैं कह सकता हूं 2x1 डैश प्लस x1 डैश इज इक्वल टू x। समझ आई बात? यानी x1 डैश की वैल्यू जो आ गई वो आ गई x/5। तो नीचे वाली स्प्रिंग कितनी खिंची थी? x/5। और x2 डैश की वैल्यू कितनी आ गई? तो वो आ गई 2x/5। अरे बात समझ आती है क्या? ये दोनों का एक्सटेंशन है। दोनों का एक्सटेंशन x नहीं होता, पहली चीज ये याद रखनी है। फिर दोनों का एक्सटेंशन x/2 भी नहीं होता। कुछ लोग ये भी सोच लेते हैं आधा आधा वो खिंच गए होंगे, नहीं वो भी नहीं होता। ये x1 डैश और ये x2 डैश की वैल्यू आई है। बात समझ आई? यहां तक कोई डाउट? तो अब इस समय अगर मैं FBD बनाऊं ब्लॉक का, तो नीचे लग रहा है mg, और टेंशन कुछ बदल गया होगा T डैश। बदल गया होगा कि नहीं? और आप क्या करते हो, रीस्टोरिंग फोर्स लिखते हो। एफ रीस्टोरिंग हमेशा ब्लॉक पे देखा जाता है, तो वो आने वाला है भाई कितना, टी डैश माइनस एम जी, और इसे इक्वेट करूंगा मैं के एक्स के। बेसिकली इस पूरे सिस्टम का के इक्विवेलेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। चलो टी डैश देख लेते हैं क्या होगा। अगर इसमें टेंशन टी डैश हो जाएगा तो इसमें भी टेंशन क्या होगा, टी डैश होगा। होगा कि नहीं? तो टी डैश को मैं इफेक्टिवली क्या लिख सकता हूं, टी डैश होगा नीचे वाली स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू इसका टोटल एक्सटेंशन। उसमें पहले एक्सटेंशन कितना था, x1। अरे था कि नहीं था पहले एक्सटेंशन x1, प्लस
अब उसमें एक्सटेंशन कितना आ गया है, तो अब आया है उसमें x1 डैश यानी कि x/5, ये हुआ आपका t डैश। बात समझ आई? पुट करो वैल्यू, ये मिलेगा आपको kx1 प्लस kx/5 माइनस mg, ये होना चाहिए kx। बात समझ आई क्या? अच्छा, kx1 की वैल्यू कितनी है, ये देखो, kx1 की वैल्यू है t, और t की वैल्यू थी क्या, mg, यानी कि ये दोनों चीजें क्या हो गई, कैंसल्ड आउट। और यहां से आपको मिल गया किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, सॉरी k की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी, k की वैल्यू कितनी मिल गई, वो मिली है आपको k/5। यानी उस पूरे सिस्टम का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, इस पूरे सिस्टम का स्प्रिंग कांस्टेंट है k/5। तो स्टेप 3 अब आप लिख दोगे कि टाइम पीरियड ये क्या होता है, ये होता है 2π√m/k। क्लियर हुआ क्या, बोलो, कोई डाउट किसी को? समझ आ रही है राम कथा? चलो, अब जरा देखो एक चीज, ठीक है ना। मान लो कि क्वेश्चन ये होता, ठीक है, और यहाँ ब्लॉक ले लिया मैंने, तो एकदम आइडेंटिकल ही है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2k ले लेता हूं मैं, और इसका मैं 3k ले लेता हूं। और अब आपसे पूछ लेता हूं टाइम पीरियड क्या है, या फिर मैं क्वेश्चन को और कॉम्प्लेक्स करता जाऊं। तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको टाइम तो बहुत लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इसीलिए मेथड 2 है हमारे पास, ठीक है ना। मेथड 2, और मेथड 2 के पीछे लॉजिक मत पूछना, बस ये ट्रिक है। जैसे हमने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की ट्रिक समझी थी, वैसे ही टाइम पीरियड निकालने की ट्रिक है। आप बेसिकली क्या करना चाहते हो, इस पूरे सेटअप को एक सिंपल सेटअप में कन्वर्ट करना चाहते हो, यानी हमेशा जो भी सेटअप दिया गया हो उसे मैं इक्विवेलेंट सेटअप में बनाना चाहता हूं। तो आप क्या करते हो, इंडिविजुअल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट लेते हो। जैसे मैं बोलूंगा कि ये S1 थी और ये S2 थी, तो S1 और S2 हमेशा इन्हें सीरीज में जोड़ दो। समझ आ रही है बात? लेकिन S1 का स्प्रिंग कांस्टेंट, ये अगर S1 है, ये अगर S2 है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट 2k नहीं रहेगा। जब आप इक्विवेलेंट ड्रॉ करोगे तो S1 का स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ k1 हो जाएगा, और S2 का स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ k2 हो जाएगा। अगर मैं ये पता कर लूं कि ये सेटअप अगर ऐसा होता और इनकी इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाती उस सेटअप में, तो अब तो टाइम पीरियड बताना बड़ा ही आसान है, इधर से k इक्विवेलेंट निकालना बहुत आसान है। तो ट्रिक आपकी क्या है कि नया स्प्रिंग कांस्टेंट ये हो जाता है टेंशन ऑन ब्लॉक बाय टेंशन इन स्प्रिंग ठीक है ना, का होल स्क्वायर और इंटू के ओल्ड। बात समझ आई? कुछ समझना है नहीं इसमें, सीखना है बस। कोई लॉजिक तो है नहीं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूं, और लॉजिक में जाएंगे भी तो और डीप चले जाएंगे, ठीक है, इसलिए आप सोचो कि कोई लॉजिक नहीं है, बस ये फॉर्मूला है। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं S1 की बात करूं तो उसका के ओल्ड कितना था, स्प्रिंग 1 का पुराना स्प्रिंग कांस्टेंट था 2k। अच्छा, बस टेंशन मानना है आपको, t t 2t, ये तो सबसे हलवा काम होता है। तो k न्यू क्या आ जाएगा इसका, जिसे मैंने बोला है k1, इसकी वैल्यू आ जाएगी, टेंशन ऑन ब्लॉक कितना है t, टेंशन इन S1 कितना है t का होल स्क्वायर इंटू पुराना क्या है 2k, और स्प्रिंग कांस्टेंट उसका क्या रहा 2k ही रहा। S2 के लिए बात करूं तो पुराना क्या है उसका 3k, नया क्या है उसका, इसे मैंने बोला है k2। ये हो जाएगा टेंशन ऑन द ब्लॉक t, टेंशन इन द स्प्रिंग 2
2t का होल स्क्वायर इंटू पुराना स्प्रिंग कांस्टेंट 3k, और ये वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, 3k/4। अरे बात समझ आती है? अब आपको k1 k2 मिल चुका है, तो k इक्वलेंट क्या होगा, 1/k इक्वलेंट इज 1/k1 प्लस 1/k2। पुट कर दो, 1/k इक्वलेंट ये होगा 1/k1 हमें मिल चुका है क्या, 2k, प्लस 1/k2 हमें मिल चुका है 4/3k। ठीक है ना, 6k हमारा नीचे आ गया, ऊपर क्या गया, 3 प्लस 8 यानी कि 11, और k इक्वलेंट की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 6k/11। अब टाइम पीरियड बताना था आपको, 2π√m/k यानी कि 11m/6k, ये आपका आंसर है। बात समझ आ रही है? क्योंकि क्वेश्चन कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो हमारा पूरा जीवन भी खत्म हो सकता है सॉल्व करने में। देख लेते हैं ये ऊपर वाले क्वेश्चन में भी काम कर रही थी कि नहीं। ठीक है, ये हमारा पिछला सवाल था जो इतना लंबा चला था। ठीक है ना, मेथड 2 से अगर मैं इसे करता तो देखो मैं इधर कर देता हूं, एक बॉक्स बना लो, उसके अंदर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो मेथड 2 मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। मेथड 2 से मुझे बस ये रिप्लेस करना है इस तरह से। ठीक है ना, इसे K1 बोल देता हूँ, इसे K2 बोल देता हूँ। K1 क्या होगा, क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट S1 का, तो टेंशन T/T का होल स्क्वायर इंटू K यानी कि K ही रहा। K2, इसमें टेंशन 2T, तो टेंशन ऑन द ब्लॉक बाय टेंशन ऑन द स्प्रिंग का होल स्क्वायर इंटू K, क्या रहा भाई, K/4। अब लिख दो 1/k इक्वलेंट, ये होगा 1/k1 प्लस 1/k2, और आपको 1/k इक्वलेंट की वैल्यू मिलेगी 1/k प्लस 4/k, यानी कि k इक्वलेंट क्या मिल गया मुझे, k/5। अरे बात समझ आई क्या, क्या मिल गया मुझे k इक्वलेंट, k/5। बस अब क्या है, टाइम पीरियड बराबर 2π√5m/k, यही तो आंसर था। अरे कुछ तो बोलो, ट्रिक यूज करना समझ आया? जितनी भी स्प्रिंग हो क्वेश्चन में, सबको आपको सीरीज के अंदर लगा देना है और सबका नया के निकाल लेना है इस सिंपल से फॉर्मूले से। ठीक है ना, और के इक्वलेंट निकाल के आंसर पर निकाल देना है आसानी से। तो आपका कितना टाइम बचा आप देख सकते हो यहाँ पे, है कि नहीं। चलो अब एक क्वेश्चन खुद से कर लो ताकि समझ आ जाए। ठीक है, तो मान लो कि मैं इस तरह से दे रहा हूं आपको, ये एक स्प्रिंग है हमारे पास। ठीक है, ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है, और यहाँ ब्लॉक रखा हुआ है। अब तुम समझ ही सकते हो, अगर मैं इसे पुराने मेथड से सॉल्व करूंगा तो जन्म बीत जाएंगे, है कि नहीं। आपसे पूछ लिया गया इसका टाइम पीरियड क्या है, बताओ फटाफट। चलो देखो, तो करना क्या है, हमें बस बेसिकली 3 स्प्रिंग का सेटअप बनाना होगा, क्योंकि 3 स्प्रिंग क्वेश्चन में है। तो 2 और ये 3, मान लेता हूँ इस तरह की सिचुएशन है, K1 K2 K3, इसे बोल देते हैं S1 S2 और S3। ठीक है ना, टेंशन मानना शुरू करो। यहाँ टेंशन T है, तो यहाँ टेंशन T/2 है, यहाँ भी टेंशन T/2 है, तो यहाँ टेंशन T/4, और यहाँ टेंशन T/4। बस K1 की वैल्यू क्या होगी, K1 की वैल्यू हो जाएगी टेंशन ऑन द ब्लॉक T, टेंशन इन द स्प्रिंग T/2 का होल स्क्वायर इंटू पुराना स्प्रिंग कांस्टेंट 2k, ये आपको मिल गया कितना, 8k। K2 की बात कर लेते हैं, तो K2 हो जाएगा टेंशन ऑन द ब्लॉक अपॉन टेंशन इन द स्प्रिंग T/4 का होल स्क्वायर इंटू उसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो कि है k, यानी कि 16k। K3 एकदम आइडेंटिकल है, तो T/4 का होल स्क्वायर इंटू k,
यानी कि 16K। तो अब ये 3 स्प्रिंग क्या हैं, सीरीज के अंदर है। तो 1/k इक्वलेंट मैं क्या कह सकता हूँ, 1/8K प्लस 1/16K प्लस 1/16K, ये आ गया आपके पास 16K, और ये हो गया हमारे पास 4। तो K इक्वलेंट हमें मिला कितना, 4K। टाइम पीरियड हो जाएगा सिंपली 2π√m/4K। जो लोग ये नहीं कर पाए हैं, सीरियस इशू है, समझ रहे हो, बुरी स्थिति है। चलो अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। तो मान लो एक स्प्रिंग ये है हमारे पास, ये पुली, एक और स्प्रिंग ले लो, ठीक है ना, और ये मान लिया, ठीक है। थोड़ा सा और चेंज करता हूँ कुछ। ठीक है ना, तो ये मान लो 2K है, ये मान लो 3K है, और ये मान लो कि K है। ये मास हो गया M, टाइम पीरियड आपको बताना है। तो इनको नॉर्मल मेथड से करने में ऐसा नहीं है कि उससे सॉल्व नहीं होंगे, उससे सॉल्व होंगे, पर बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना, काफी लेंदी सॉल्यूशन होगा। देखो कैसे होगा। तो आपको टेंशन मानना है कहीं भी स्ट्रिंग के अंदर, तो मैंने मान लिया, मान लो टेंशन यहाँ T है, तो यहाँ T, यहाँ T, तो यहाँ ऑब्वियसली टेंशन क्या है, 2T। बस अब आपको क्या करना होता है, इसका इक्विवेलेंट बनाना होता है। कितनी स्प्रिंग है, 3, तो 1 2 3 ब्लॉक, K1 K2 K3, ठीक है। इसको बोल देता हूँ S1, ये हो गया S2, और ये है S3। K1 की वैल्यू क्या होगी, K1 हो जाएगा टेंशन ऑन द ब्लॉक, टेंशन ऑन द ब्लॉक कितना है, 3T, बाय टेंशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग 1 में टेंशन कितना है, 2T का होल स्क्वायर इंटू इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2K। कितना मिल गया हमें, ये मिल गया 9/2K। K2 दूसरी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट निकालें। टेंशन ऑन द ब्लॉक तो 3T है, टेंशन इन स्प्रिंग 2 कितना है भाई, T का होल स्क्वायर इंटू उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 3K, कितना हो गया भाई, 27K। और K3 फाइनली, टेंशन ऑन द ब्लॉक 3T, टेंशन इन द स्प्रिंग T का होल स्क्वायर इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, K, यानी कि 9K। 1/K equivalent is 2/9K plus 1/9K plus 1/27K, तो 27K, ठीक है। ये हो गया 6 प्लस 1, 1/K इक्वलेंट, और K इक्वलेंट की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 27K/10, और टाइम पीरियड मिला आपको 2π√10m/27K। ये हमारा आंसर है। एक फाइनल क्वेश्चन देखते हैं इसी ट्रिक के ऊपर, और एकदम एब्सर्ड क्वेश्चन, चांस नहीं है कि एग्जाम में ऐसा दिया जाए, क्योंकि वो नहीं मान के चलते कि सबको ट्रिक पता है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं कभी, और हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं।
सारी स्प्रिंग जुड़ी हुई हैं, कोई ये महान दिमाग ना लगाए कि अरे ये तो जुड़ी ही नहीं है। ठीक है, इसका आपको बताना है टाइम पीरियड। तो इसे अगर हम नॉर्मल मेथड से करें तो मुझे नहीं लगता कि हम कर पाएंगे। तो टेंशन मानना स्टार्ट करता हूं मैं कहीं पे टी, मान लो मैंने माना यहाँ पे टेंशन टी है, तो आप देख सकते हो यहाँ टेंशन क्या होगा टी, यहाँ टेंशन क्या होगा 2t, यहाँ क्या होगा 4t, यहाँ 2t, यहाँ ब्रेक हुआ फिर से, तो यहाँ क्या होगा t, यहाँ फिर ब्रेक हुआ, यहाँ t, और यहाँ भी t। सही किया क्या मैंने? देखो एक बार, t माना 2t हुआ, 4t हुआ, फिर 2t, t, सॉरी 2t, यहाँ t, तो यहाँ t/2 होगा। ठीक है ना, t/2। बस अब आपको 7 स्प्रिंग चाहिए, तो इसे S1 मान लो, S2, S3, S4, S5, S6, 6 स्प्रिंग है। S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? S1 की वैल्यू हो जाएगी टेंशन ऑन द ब्लॉक। टेंशन ऑन द ब्लॉक कितना हो गया? ब्लॉक पे अगर आप देखो टेंशन, तो T और T/2 यानी कि 3T/2, तो 3T/2 अपॉन स्प्रिंग 1 में है 4T का होल स्क्वायर इंटू के। अरे बात समझ आई क्या? ये कितना हो गया भाई? ये हो गया 9K/16, ये हुआ आपका K1। सिमिलरली K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? K2 की वैल्यू हो जाएगी 3T/2 अपॉन 2T का होल स्क्वायर इंटू 2K। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा आपके पास 9 2 18, तो 18K/8। सही बोल रहा हूँ? नहीं बोल रहा सही, 16 है ना। सिमिलरली K3 निकालेंगे, K3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3T/2 अपॉन 2T का होल स्क्वायर इंटू के। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 9K/16। ठीक है ना। ये 64 होना चाहिए यहाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक अभी से हो रही है। 64 होगा मेरे हिसाब से, ये 4 का 16, हाँ बिल्कुल, और यहाँ 9। ओके, K4, K4 की वैल्यू हो जाएगी 3T/2 बाय टी का होल स्क्वायर इंटू 2K। कितना हो गया भाई? 18K/4। K5, K5 हो जाएगा 3T/2 बाय T/2 का होल स्क्वायर इंटू के, यानी कि 9K। और फाइनली K6, जो कि क्या हो जाएगा 3T/2 अपॉन T/2 का होल स्क्वायर इंटू 2K, यानी कि 18K। अरे समझ आई क्या बात? यहां से आप 1/K इक्वलेंट कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 1/18K प्लस 1/9K प्लस 4/18K प्लस 16/9K प्लस 16/18K और प्लस 64/9K। इससे हमें मिलेगा K इक्वलेंट। K इक्वलेंट कितना आ रहा है? किसी को पूरा विश्वास हो तो मुझे बता दे। 6K/61। बात समझ आई? तो टाइम पीरियड हम लिख सकते हैं 2π√61m/6K। तो इसे सॉल्व करने में तो ट्रिक से ही टाइम लग गया, तो नॉर्मली करते तो पेपर ही खत्म हो जाता। ठीक है, पर मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी कैसा भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आपको दिया गया हो और उसका टाइम पीरियड पूछा गया हो, तो आप बड़ी आसानी से इस ट्रिक की मदद से कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना।
और देखो, तो ये हो गया स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम। और अब तक हमने क्या देखा है, फोर्स मेथड देखा है। दूसरा आप देख सकते हो, दूसरा मेथड जो है वो कहलाता है एनर्जी मेथड। ठीक है, एनर्जी मेथड। अब ऑब्वियसली जब स्प्रिंग ब्लॉक वाला सिस्टम आएगा, जब स्प्रिंग ब्लॉक वाला सिस्टम आएगा तो हम ना तो फोर्स मेथड अप्लाई करेंगे ना एनर्जी मेथड अप्लाई करेंगे, हम ट्रिक अप्लाई करेंगे। लेकिन फोर्स मेथड समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमेशा स्प्रिंग और ब्लॉक ही नहीं होगा, तो आपको फोर्स मेथड अप्लाई करना पड़ सकता है। सिमिलरली एनर्जी मेथड भी मैं उसी के एग्जांपल से बता रहा हूं, लेकिन आपको यूज नहीं करना है। कब यूज करना है, जब कोई और सिस्टम हो, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ना हो। तो सबसे आसान ले लेते हैं, एक स्प्रिंग है, एक ब्लॉक है, हमें इसका टाइम पीरियड याद भी रहता है। एनर्जी मेथड से कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। स्टेप्स लिखना शुरू कर रहा हूं मैं। स्टेप 1, स्टेप 1 है राइट इक्विलिब्रियम कंडीशन। सेम स्टेप, कुछ अंतर नहीं है, जो वहां था वही यहां है। क्या बोल दोगे आप, नीचे लग रहा है भाई mg, ऊपर लग रहा है मान लो टेंशन T, तो T इक्वल होना चाहिए mg के और T इक्वल होना चाहिए k x नॉट के, जहां x नॉट क्या है, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, या एट इक्विलिब्रियम ये लिख देना चाहिए मुझे। समझ आई बात, पहला स्टेप खत्म। स्टेप 2 आता है स्लाइटली डिस्प्लेस ब्लॉक, slightly displaced block by x and write the total energy of system. Write the total energy of system. समझ आई बात। आपको क्या लिखना है, टोटल एनर्जी लिखनी है सिस्टम की। तो अगर मैं लिखूं टोटल एनर्जी सिस्टम की, तो अगर मैंने इसे नीचे x से डिस्प्लेस किया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अगर मैं इनिशियली 0 मान लूं तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgx। अच्छा, जब आपने x से डिस्प्लेस किया है तो इसके पास कुछ स्पीड भी आ गई होगी, ये आपको मानना पड़ेगा हमेशा कि जैसे ही थोड़ा सा नीचे गया कुछ ना कुछ स्पीड भी आ गई है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, स्प्रिंग के अंदर कोई एनर्जी भर जाएगी क्या। हाँ, स्प्रिंग के अंदर पहले से एक्सटेंशन था एक्स नॉट, अब फर्दर एक्सटेंशन कितना हुआ होगा एक्स, तो उसके अंदर टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के एक्स नॉट प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये लिख दी मैंने क्या, एनर्जी ऑफ द सिस्टम। स्टेप 3, क्योंकि टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम कांस्टेंट है, क्योंकि टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो आप क्या कर सकते हो, डीई बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में 0 कर दो। तो यहां पे अगर मैं करूं, ये हमारा स्टेप है, यहां अगर मैं करूं डी बाई डी टी ऑफ माइनस एम जी एक्स प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स नॉट प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसे आपको करना है 0। डिफरेंशिएट कर दो, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा माइनस एम जी वी। कहां से आया वी, डी एक्स बाई डी टी, वी होता है कि नहीं होता, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v इंटू लिखना पड़ेगा dv बाई डी टी, प्लस हाफ के एक्स नॉट प्लस एक्स का होल स्क्वायर, चेन रूल से करो, 2 इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स, एक्स नॉट तो कांस्टेंट है, अंदर डिफरेंशिएशन x का करेंगे dx बाई डी टी यानी कि v। अरे बात समझ आई क्या, इज इक्वल टू 0। हमेशा यहां से v गायब हो जाएगा। ओपन कर दो, आपको मिलेगा माइनस एम जी प्लस एम इंटू ये क्या है एक्सेलरेशन, प्लस के एक्स नॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। यहां इक्विलिब्रियम कंडीशन का रोल आता है और के एक्स नॉट और एम जी कट जाते हैं, और आपको एक्सेलरेशन निकालना होता है हमेशा माइनस के बाय एम इंटू एक्स। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन, यही आपका स्टेप 3 का एंड है। स्टेप 4, एसएचएम में हमें पता होता है एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इससे आपको क्या करना है, कंपेयर। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स, यहां से मुझे ओमेगा मिल जाएगा अंडर रूट के बाय एम। और स्टेप 5 फाइनली,
टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, यानी कि 2 पाई अंडर रूट m बाय k। क्या आपको मेथड समझ आया? पहले बस सिस्टम की इक्विलिब्रियम कंडीशन स्लाइटली डिस्प्लेस करके सिस्टम की टोटल एनर्जी, जिसमें स्प्रिंग की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब मानते हुए लिखना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम और फाइंड आउट एक्सेलरेशन। एक बार आपको एक्सेलरेशन मिल गया तो उसे ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ कंपेयर करके ओमेगा निकाल के टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा लगा के हमारा आंसर आ जाएगा। ये कहलाता है एनर्जी मेथड। ठीक है, mgx के साथ नेगेटिव साइन क्यों है? बहुत ही फालतू सवाल। क्योंकि भाई जहां इनिशियली ब्लॉक था वहां अगर मैंने पोटेंशियल एनर्जी मानी है 0, तो नीचे जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या डिक्रीज ही होगी। क्या लिखेंगे? माइनस mgx। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन करना और सभी लोग एनर्जी मेथड से ही करना। होशियार बनने की जरूरत नहीं है कि आप डायरेक्टली ट्रिक वगैरह यूज करो। एनर्जी मेथड से ये फायदा होगा कि आप सीखोगे। ठीक है, तो जैसे यही क्वेश्चन ले लेता हूं मैं वापस, सिंपल सा। देखते हैं इसका आंसर एनर्जी मेथड से आता है कि नहीं। m है और ये 2k है। टाइम पीरियड क्या है? चलो देखो, पहले मैं स्टेप 1 लिख देता हूँ, इक्विलिब्रियम कंडीशन, जो कि क्या हो जाएगा, यहाँ टेंशन T, इस पे नीचे लगा mg, तो T इज इक्वल टू mg। यहाँ टेंशन होगा 2T, ठीक है ना, और 2T इक्वल होना चाहिए किसके? 2T इक्वल होना चाहिए 2k इंटू एक्स नॉट। एक्स नॉट आप समझ गए हो क्या है? एक्सटेंशन एट इक्विलिब्रियम। ये मैंने लिख ली इक्विलिब्रियम कंडीशन। स्टेप 2, एनर्जी लिखना है स्लाइटली डिस्प्लेस करके। तो मान लिया कि नीचे गया x से और इसके पास स्पीड आ गई v। पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgx, काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ mv स्क्वायर। अच्छा, स्प्रिंग की एनर्जी लिखनी है हाफ के एक्स नॉट, तो एक्सटेंशन है ही, प्लस कितना एक्सटेंशन आएगा, कितना एक्सटेंशन आएगा अगर ये नीचे x से गया है तो स्प्रिंग कितने से खींची होगी? x बाय 2। ये आपको स्ट्रिंग कांस्टेंट से समझ आना चाहिए। यह है एनर्जी। स्टेप 3, डीई बाय डी टी माइनस एम जी, एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी, प्लस हाफ एम वेलोसिटी का 2v dv बाई डी टी एक्सेलरेशन, प्लस हाफ के 2k सॉरी हाफ इंटू 2k इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स बाई 2 इंटू एक 2 भी आएगा डिफरेंशिएशन करेंगे तो अंदर जाएगा इंटू वी बाई 2। एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी बाई 2, जो कि v बाई 2 है, ये क्या हो जाना चाहिए? 0। माइनस एम जी, वी तो हर जगह से गायब हो गया, प्लस एम ए, ठीक है ना, प्लस ये 2 से 2 गया, ये 2 से 2 गया, प्लस के एक्स नॉट, ठीक है, प्लस के एक्स, सही किया गया मैंने, के एक्स बाई 2, है ना, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, नहीं ठीक है सही है, इज इक्वल टू 0। ये कट गया और आपको a की वैल्यू मिल गई माइनस के बाय 2m इंटू एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा की वैल्यू आपको मिल गई k बाय 2m। टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट 2m बाई k। आया सबको समझ एनर्जी मेथड? बोलो। तो कुछ क्वेश्चंस के लिए एनर्जी मेथड आसान होता है, कुछ क्वेश्चंस के लिए फोर्स मेथड आसान होता है। अब हम देख लेते हैं जेई एडवांस का एक क्वेश्चन जो आया था। ठीक है, एडवांस में आया ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन है एग्जैक्टली नहीं है, थोड़ा सा चेंज किया है मैंने, पर मेन कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, आपके पास एक स्प्रिंग है जो कि एक डिस्क के सेंटर से जुड़ी हुई है। ये आपके पास डिस्क है m, r,
स्प्रिंग कांस्टेंट है K। ठीक है, ये जो सरफेस है ये रफ है, ये दिया गया है कि ऑलवेज प्योर रोलिंग होती है, और क्वेश्चन है इफ डिस्क इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड, slightly displaced and released, find time period of oscillation, find time period of oscillation। तो होगा क्या, बेसिकली आप इस व्हील को थोड़ा सा राइट में करके छोड़ोगे तो ये घूमेगा भी और एसएचएम भी करेगा, तो ये रोटेट भी हो रही होगी डिस्क और एसएचएम भी कर रही होगी। इमेजिन करने की कोशिश करो, ट्राई करके बताओ आंसर क्या आएगा। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका एनर्जी मेथड ही है। क्यों है एनर्जी मेथड? क्योंकि फोर्स मेथड से करना थोड़ा मुश्किल है। बेसिकली ऑब्जेक्ट एक्सिलरेटेड रहेगी अगर वो एसएचएम करेगी, और रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा ग्राउंड पे, तो या तो आपको फ्रिक्शन का फंक्शन लिखना पड़ेगा और उस हिसाब से सॉल्व करना होगा एक्स डिस्प्लेस करके। उससे अच्छा होगा कि क्यों ना हम इसे एक्स से डिस्प्लेस मान लें राइट की तरफ। अगर मैंने एक्स से डिस्प्लेस कर दिया है तो हम देख सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी आ गई होगी कुछ v, और एक इसके पास आ गया होगा ओमेगा, और v इक्वल होगा r ओमेगा। ये हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे दी गई है। सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन स्टेप 1 अगर देखी जाए, इक्विलिब्रियम पे कोई कंडीशन नहीं है। क्यों इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है? क्योंकि स्प्रिंग कोई फोर्स ही नहीं लगा रही थी। स्टेप 2, अब मुझे एनर्जी लिखनी है। पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी, हाँ, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये आ गई टोटल एनर्जी ऑफ दिस डिस्क। अब मुझे लिखनी है स्प्रिंग की एनर्जी। इनिशियल एक्सटेंशन कुछ था नहीं, तो सिर्फ हाफ के एक्स स्क्वायर, ये है आपकी एनर्जी। स्टेप 3, डीई बाई डी टी। अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा हाफ एम 2v इंटू एक्सेलरेशन dv बाई डी टी, प्लस हाफ आई की वैल्यू पुट कर देता हूं एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, बेसिकली क्या है वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो 1 बाय आर स्क्वायर आ गया। वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v, डीवी बाई डी टी क्या हो गया a, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर यानी कि हाफ के 2x और इंटू वी, ये क्या हो जाना चाहिए 0। बात समझ आई? 2 से 2 कट गया, v तो गायब हो ही गया। यहां से हमें मिला ma प्लस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया, v गायब हो गया। यहां मिला हमें ma बाई 2 प्लस 2 से 2 कट गया, यहां मिला आपको kx, ये होना चाहिए 0, यानी 3ma बाई 2 ये होना चाहिए माइनस kx। और मैं कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन मुझे मिला माइनस 2kx बाई 3m। इसे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से हमें कंपेयर करना है। और स्टेप 4, टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा यानी कि 2 पाई अंडर रूट 3m बाय 2k। समझ आई बात? आसान है। एनर्जी मेथड समझ आया? कौन सा मेथड बेटर लग रहा है आपको, फोर्स मेथड या एनर्जी मेथड? हाँ, तो कुछ लोगों को फोर्स अच्छा लगता है, कुछ लोगों को एनर्जी अच्छा लगता है, क्योंकि एनर्जी लिखना बड़ी आसान सी चीज है, हमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता कि किधर रिस्टोरिंग फोर्स, किधर क्या लग रहा है। ठीक है ना? चलो, तो ये अच्छा क्वेश्चन माना जाता है जो कि एडवांस में आया था, पर फिर भी आप देखो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। चलो, अब साधारण साधारण सवाल ट्राई कर लेते हैं एसएचएम के ऊपर। ठीक है, तो मान लो कि आपके पास एक लिक्विड है जो कंटेनर में भरा हुआ है। ठीक है ना? और यहां आपके पास एक कॉर्क है जो इसके अंदर फ्लोट कर रहा है, कुछ इस तरह से सिलेंड्रिकल कॉर्क है जो इसके अंदर फ्लो कर रहा है। इसकी डेंसिटी मैं 3 रो ले रहा हूं और इसकी डेंसिटी मैं रो ले रहा हूं। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
ऑफ द सिलेंडर, ये आपको A दिया गया है, लेंथ आपको L दी गई है, gently pushed in and released। तो आपको बताना है टाइम पीरियड ऑफ SHM। अब तुम्हें सोचना है कि क्या लगेगा इसमें, एनर्जी मेथड, फोर्स मेथड या ट्रिक। समझ आई बात? चलो ठीक है ना। फोर्स मेथड इसमें मैं अप्लाई कर लेता हूं। तो स्टेप 1 इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन तो भाई दिख रही है हमें कि भाई नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा बाइंड फोर्स, दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मान लेते हैं कि एक्स नॉट लेंथ डूबी हुई है, तो आप कह सकते हो mg, ये होना चाहिए बाइंड फोर्स। mg कितना होगा, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर इंटू टोटल वॉल्यूम इंटू g, ये हो जाना चाहिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम जो डूबी हुई है, जो हो जाएगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एक्स नॉट लेंथ इंटू जी, यानी रो वी जी, बेसिकली रो इंटू, इसे भी मैं उसके टर्म्स में लिख दूं अगर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू टोटल लेंथ, है ना, लिख सकता हूं उनके टर्म्स में। तो रो इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू टोटल लेंथ इंटू जी, ये होना चाहिए 3 रो इंटू ए इंटू एक्स नॉट इंटू जी, ये है आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन। स्टेप 2 स्लाइटली डिस्प्लेस बाय एक्स। एक्स से डिस्प्लेस करने से क्या होगा, बाय एंड फोर्स बदल जाएगा। तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा, जिसे हम के एक्स कहते हैं, वो हो जाएगा नया बाइंड फोर्स माइनस एम जी। अच्छा, नया बाइंड फोर्स क्या होगा, नया बाइंड फोर्स हो जाएगा आपके पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू डूबी हुई वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एक्स नॉट लेंथ पहले से डूबी थी प्लस एक्स और डूब गई, है ना, और माइनस एम जी। समझ आई बात? ओपन कर दो 3 रो ए एक्स नॉट, यहाँ एक जी भी आएगा, इंटू जी प्लस 3 रो ए एक्स इंटू जी माइनस एम जी। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन से उड़ गया, ये होना चाहिए के एक्स, एक्स से एक्स उड़ गया, स्मॉल के की वैल्यू आपको क्या मिली, 3 रो ए जी। अरे आई कि नहीं आई, 3 रो ए इंटू जी। अच्छा हाँ ठीक है ना सब, ठीक है। तो टाइम पीरियड अब आपको चाहिए, तो क्या हो जाता है 2 पाए अंडर रूट एम, मास क्या है सिलेंडर का, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू टोटल लेंथ, बाय के जो कि है 3 रो ए इंटू जी। रो ए कट गया, टाइम पीरियड आया 2 पाए अंडर रूट एल बाय 3 जी। अरे समझ आई क्या बात, 2 पाए अंडर रूट एल बाय 3 जी। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, एक बार चेक कर ले। चलो अब देखो, इसमें थोड़ा सा लेंदी हुआ, मेथड ये यूज करना है, लेकिन एक चीज होती है जिसे कहा जाता है एक्सेस फोर्स। ये लॉजिकल है, बस आप सोचते हो, ठीक है ना, तो आप थोड़ा जल्दी सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली आप ऐसा सोच के देखो कि ये सिलेंडर यहाँ पे रेस्ट पर था कि नहीं था, यानी कि mg को एक्स नॉट लेंथ जो डूबी हुई होगी उसका बायएंड फोर्स बैलेंस कर रहा था कि नहीं। जैसे ही आपने डिस्प्लेस किया, बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा फोर्स आया होगा जो इसको एसएचएम करवा रहा है, क्योंकि mg तो तब भी उतना ही लग रहा होगा। हाँ, बायएंड फोर्स थोड़ा सा बढ़ गया है, बायएंड फोर्स जितना पहले था उससे थोड़ा सा क्या हो गया है, बढ़ गया है। यानी मैं कह सकता हूं कि पहले जो बायएंड फोर्स था प्लस एक्स्ट्रा बायएंड फोर्स जो अब आया है आपके मोशन की वजह से, जो आपने डिस्प्लेसमेंट किया है, माइनस एम जी, यही तो रिस्टोरिंग फोर्स होगा। और क्योंकि हमें पता है कि शुरुआत में इक्विलिब्रियम में था, तो पुराना बायएंड फोर्स और mg तो हमेशा एक दूसरे को बैलेंस अभी भी कर रहे होंगे, तो हमेशा जो रिस्टोरिंग फोर्स आ जाता है वो आ जाता है आपका एक्स्ट्रा फोर्स। तो आप ये भी याद रख सकते हो कि अगर मैं मीन पोजीशन की तरफ एक्स्ट्रा फोर्स लिख दूं तो वही हमारा रिस्टोरिंग फोर्स होता है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहता, तो देखो जरा क्वेश्चन में आप क्या लिखते, आप मानते कि आपने एक्स लेंथ नीचे भेज दिया है कि नहीं, तो ये जो एक्स लेंथ आपने नीचे भेजा है यही तो एक्स्ट्रा फोर्स है। तो एफ रिस्टोरिंग जिसे हम लिखते हैं के एक्स, एक्स्ट्रा फोर्स क्या होगा, डेंसिटी
इंटू वॉल्यूम इंटू जी। आपको देखो k की वैल्यू सीधे मिल जाती 3 रो Ag, और आप टाइम पीरियड बता देते 2 पाई अंडर रूट m क्या है हमारा, वो है रो इंटू a इंटू एल बाय 3 रो Ag, यानी कि 2 पाई अंडर रूट एल बाय 3g। अरे बात समझ आई क्या? मैंने कुछ अलग नहीं किया है, ये कोई अलग मेथड नहीं है, पर हाँ ये चीज हमारे काफी काम आ जाती है अगर हम ये समझ सकें कि बेसिकली अगर मैं एक्सेस प्रेशर निकाल लूं तो वही तो एसएचएम करवा रहा है। तो आप इतने थोड़े लंबे स्टेप से बच जाते हो। अब क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम नहीं दे रहे हैं, मतलब बोर्ड एग्जाम देंगे पर हमारे मतलब हम पढ़ रहे हैं जेई के लिए, जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है ना। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप छोटे छोटे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। समझ आई क्या बात? जैसे देखो, मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूं, फाइनल क्वेश्चन है आज का, ठीक है। तो हमारे पास YouTube है, ये रहा, ठीक है ना। आपके पास यहाँ पे YouTube है ऐसा मान लो, और YouTube का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिया गया है कि एरिया है भाई A, ठीक है। यहां मैंने क्या किया कि एक लिक्विड भरा इसके अंदर जो 2 रो डेंसिटी का है L हाइट तक, और मैंने दूसरा लिक्विड भरा इसके अंदर ठीक है ना, जो कि मान लेता हूं मैं 3 रो डेंसिटी का है, और इसे मैंने भरा है मान लेते हैं 2L हाइट तक। चलो ठीक है, ये डिस्टेंस भी मैं दे देता हूं, ये डिस्टेंस है मान लो L/2, और ये डिस्टेंस भी है L/2, ठीक है ना, जहां इनका इंटरसेक्शन है। बीच में वॉल्व लगा हुआ था जिसने इनको रोक के रखा है, ऑब्वियसली वरना इक्विलिब्रियम ऐसे थोड़ी आ जाएगा। तो एक वॉल्व लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो बोला जाता है एज द वॉल्व इज रिमूव्ड, क्या होगा बताओ जरा। जैसे ही आप वॉल्व को रिमूव करोगे क्या होगा, रेड वाला लिक्विड दबाएगा ब्लू वाले लिक्विड को, तो वो ऊपर जाना शुरू होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम पे नहीं आता। बेसिकली क्या होता है ना, एसएचएम शुरू हो जाता है, लेफ्ट वाला बहुत ऊपर तक चला जाता है, फिर लेफ्ट वाला नीचे आता है, और इस तरह से इनका ऑसिलेशन होता रहता है। असलियत में हम जो फ्लूइड मैकेनिक्स में करते थे कि हम फाइनल एक लेंथ निकाल लेते थे, उसके लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, वैसी चीज असलियत में नहीं होगी। आप ऐसा इमेजिन भी कर सकते हो कि एक ट्यूब के अंदर पानी भर दें, एक साइड ज्यादा भरा हो एक साइड कम भरा हो, जैसे ही वॉल्व हटाएंगे ऐसा थोड़ी है कि हाँ फाइनल लेंथ पे आके पानी सीधे रुक जाता है। हमारी जिंदगी में फाइनली रुकता है, एक पर्टिकुलर लेंथ वो अचीव कर लेता है, पर वो इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन के लॉसेस एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। समझ आ रही ना बात? अगर ये केस आइडियल है तो ये ऑसिलेशन हमेशा होता रहेगा। तो आपको वही बताना है कि भाई टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम क्या है। बात समझ आई क्या? टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम क्या है? ठीक है, ट्राई करो जरा एक बार, या एक बात समझने की कोशिश करो। मैं सेम लिक्विड ले लेता हूं, ठीक है ना, तब ट्राई करो। सेम लिक्विड ले रहा हूं मैं, और डिफरेंट लिक्विड वाला आप घर पे ट्राई करना क्योंकि टाइम अब कम बाकी है। तो ये भी मैंने 3 रो ही भरा है, ठीक है, पर दोनों साइड क्या थी, लेंथ अलग अलग थी। अब जैसे ही रिलीज किया है तो अब आपको बताना है क्या होगा। तो देखो बेस्ट मेथड इसे करने का जो है वो कौन सा है, बेस्ट मेथड अगर आप इसे करना चाहते हो तो वो एक्सेस प्रेशर सोच के ही कर सकते हो आप। अब ऐसा सोच के देखो कि बेसिकली यहाँ तो प्रेशर सेम है यहाँ तक, तो इतने मास का जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, सिर्फ इतने मास का जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, ये जो वेट डाल रहा है इसके ऊपर बेसिकली, वही तो क्या कर रहा होगा, एसएचएम करवा रहा होगा। तो यहां जो एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है नीचे, वही आपको एसएचएम करा रहा है। तो एफ रीस्टोरिंग को आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हो, इतने से का मास, जो हो जाएगा क्या, डेंसिटी इंटू एरिया,
और इंटू जो एक्सेस लेंथ है जो कि कितनी है L और इंटू G। बात समझ आई? इसी को मुझे लिखना है किसके इक्वल, यही है आपका क्या, रिस्टोरिंग फोर्स। अरे समझ पा रहे हो क्या? समझ पा रहे हो? तो ये है हमारा क्या, रिस्टोरिंग फोर्स। अब यही फोर्स सिर्फ इस पे लगने वाला है और यही कॉज करेगा क्या, इसका एक्सेलरेशन। कह सकता हूं मैं? अरे कांस्टेंट इस समय पे है मालिक, कैसी बातें कर रहे हो अभिरूप यार, तुमने क्या हालत कर ली अपनी। ये तो इस समय पे कांस्टेंट है, बात समझ आ रही है कि नहीं? धीरे धीरे उसकी हाइट कम होगी तो वो फोर्स तो वेरी करेगा कि नहीं करेगा। तो ये तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है, एम्पलीट्यूड पे उसकी वैल्यू दे रखी है, बाकी तो एक्स रहेगा ना उसके अंदर। अरे समझ पा रहे हो? तो ये तो मैंने क्या ले ली, पूरी लेंथ ले ली थी। अगर ये कोई एक्स डिस्टेंस ऊपर होता तो उसका मास लेते कि नहीं लेते हम? ठीक है, तो ये मैंने मैक्सिमम फोर्स लिया है कि मैक्सिमम फोर्स लग सकता है 3 रो ए एल जी। तो इसे मैं क्या कह सकता हूं, मास इंटू मैक्सिमम एक्सिलरेशन। अरे समझ आ रही है बात? मास इंटू मैक्सिमम एक्सिलरेशन। अच्छा क्या हो गया ये हो गया 3 रो ए एल जी। ये होना चाहिए मास, मास पूरे ट्यूब का होगा क्योंकि पूरा ट्यूब एसएचएम कर रहा है। पूरा मास क्या हो जाएगा, 3 रो इंटू एरिया इंटू टोटल लेंथ कितनी है 2L प्लस L यानी कि 4L इंटू एक्सेलरेशन जो कि क्या हो जाएगा हमारा, ये दिया हुआ है हमें ए मैक्स, जो कि क्या होना चाहिए ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड यानी ओमेगा स्क्वायर एल, यानी 3 रो ए 4L इंटू ओमेगा स्क्वायर एल। बात समझ आई? तो ओमेगा की वैल्यू आपको देखो यहां से क्या मिलेगी, ये हो गया 3 रो ए एल जी बाय 3 रो ए 4L स्क्वायर का अंडर रूट। 3 रो ए एल कट गया मेरे हिसाब से, बेसिकली आपको क्या मिला, अंडर रूट ऑफ जी बाय 4L। तो टाइम पीरियड क्या बोल सकते हो आप, 2 पाई अंडर रूट 4L बाय जी। थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, नो डाउट। समझ आ रही है क्या बात? क्या किया मैंने, मैंने एक्सेस प्रेशर उसके ऊपर लिख दिया है, ठीक है ना। सिर्फ जो एक्स्ट्रा फोर्स था उसी को मैंने किसके इक्वल कर दिया, एक्सट्रीम पोजीशन पे जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा इसी इंस्टेंट पे उसके। मास बस आपको पूरे ट्यूब का कंसीडर करना था। बात समझ आई? तो ये सारे मेथड्स हैं, ठीक है। मेनली मैं बस ये कहना चाहता हूं कि जैसे स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम आए तो आप सीधे ट्रिक यूज करना, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें फोर्सेस बड़ी आसानी से हम लिख सकते हैं, जैसे कि अभी फ्लूइड के अंदर हमने कॉर्क को डुबाया तो उसमें हमें फोर्स मेथड यूज करना चाहिए। और फाइनली अगर ऐसा कुछ है कि कहीं पे रोलिंग शुरू हो गई या एनर्जी अगर हमें कहीं पे लिखनी है तो फिर आपको क्या यूज करना चाहिए, एनर्जी मेथड यूज करना चाहिए। जैसे मैं एक होमवर्क देना चाहूंगा तुम्हें, ठीक है ना। तो तुम बताना ये किस मेथड से सॉल्व करना आसान होगा। तो एक हमारे पास स्प्रिंग है, पुली है, ये स्ट्रिंग है और ये ब्लॉक है। मास है में स्प्रिंग कांस्टेंट के है बट पुली इज रफ, ठीक है ना। पुली बेसिकली डिस्क है जिसका मास एम है और रेडियस आर है। बात समझ आई? तो आपको बताना है टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। तो अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि भाई मुझे क्या करना पड़ेगा। अच्छा पहली बात, क्या यहाँ पे ट्रिक लगेगी, क्या यहाँ पे ट्रिक लग जाएगी, ट्रिक लगेगी क्या? नहीं, क्यों नहीं लग रही भाई, क्योंकि वो स्मूथ के लिए थी। तो यहां लिख भी देता हूं मैं, कैन नॉट यूज ट्रिक। तो बेस्ट मेथड इसके लिए क्या रहेगा, एनर्जी मेथड रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा पुली के ऊपर, तो उसको रिस्टोरिंग फोर्स में कंसीडर करने से तो हमारी हालत ही खराब होने वाली है कि नहीं? समझ आया? ठीक है, एक बार ट्राई करके देखना। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे एंगुलर एसएचएम, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट या नेक्स्ट लेक्चर में हमारा एसएचएम खत्म हो जाए।
ठीक है।